नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से सियासत का मुख्य बिंदु रहे हैं। धान खरीदी पर यह पहली बार नहीं है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर चला हो। हालांकि इस बीच एक खुशखबरी ही है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी सरकार कर चुकी है। इस श्रेय की सियासत भी जारी है। इसके अलावा और क्या बयानबाजी चल रही है, इस पर भी होगी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्योत्सव के दिन यानी कि 1 नवंबर 2022 से धान खरीदी शुरू की थी, जिसने 17 जनवरी की तारीख तक 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी का माइलस्टोन टच कर लिया है। 25,96,000 किसानों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 23 लाख किसान धान बेच भी चुके हैं, जिन्हें बैंक लिंकिंग की व्यवस्था के तहत भुगतान किया जा रहा है। हालांकि इस पर श्रेय की सियासत भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि जश्न मनाने का अवसर देने के लिए कांग्रेस को मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की किसान हितैषी नीति के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों से धान का सारा चावल केंद्र सरकार खरीद रही है। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है, वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो, और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। विपक्ष के तंज पर सीएम बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अरुण साव समेत बीजेपी के कई सांसद हैं, पहले उन्हें कोयले की रॉयल्टी और जीएसटी की राशि राज्य को दिलवानी चाहिए। तो सांसद जी हैं, सांसद जी को कोयला का रॉयल्टी पैसा 4,177 करोड़ रुपए बचा है, वो दे दे। हमारे सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिला दे, जीएसटी का पैसा दिला दे। वो तो दिलाते नहीं। ट्रेन है वो बंद करा दे, उस समय मुंह बंद रहता है, और बिलासपुर से ही बंद होता है ट्रेन। सारे ट्रेन रद्द कर दिए गए, लेकिन एक बार भी अरुण साव जी एक शब्द नहीं बोले। बहरहाल भूपेश सरकार समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सब्सिडी दे रही है। वहीं रिकॉर्ड धान खरीदी भी इस सरकार ने की है। हालांकि बीजेपी इसका श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को दे रही है। चुनाव नजदीक है, अब किसानों को तय करना है कि उनका सच्चा हितैषी आखिर कौन है। अंकिता शर्मा, एशियन न्यूज, रायपुर। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा जी और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रशेखर शुक्ला जी। दोनों ही किसान नेता भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो बधाई, आपकी सरकार ने जो है 1 करोड़ टन धान खरीदने का जो लक्ष्य है वो जल्दी पूरा कर लिया है, और निश्चित तौर पर पिछले खरीफ मौसम में जो खरीदी हुई थी उसको पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बना है। लेकिन इसके साथ ही जो राजनीति भी शुरू हो गई है, तो उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या जो खरीदी है उसमें जिस तरह से चली है खरीदी की प्रक्रिया, उससे आप संतुष्ट हैं? जी अभय किशोर जी, ये भूपेश बघेल जी की दूरदर्शिता और मजबूत इरादों की सोच वाली सरकार है, और इसका परिणाम है कि इस बार हमने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था। लगभग 25 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन भी कराया था, और आज खरीदी के 14 दिन बाकी है और लगभग हमने अपना लक्ष्य का 95-96% 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 14 दिनों में 110 लाख जो हमारा लक्ष्य था हम उसे भी छू लेंगे, या हो सकता है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हमारा धान आ जाए। तो निश्चित तौर पे तो हमारी सरकार और खासकर भूपेश बघेल जी की दूरदर्शिता की नीति है, और जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया। पहली बार ऐसा स्थिति हुआ कि ना तो किसान को टोकन के लिए नहीं लगाना पड़ा, ना धान बेचने के लिए, और ना ही बारदाने की कोई तकलीफ। बहुत सुचारू रूप से धान खरीदी चालू हुई, और उतने ही अच्छा से उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, और वो धान मिलिंग तक पहुंच गया। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो दूरदर्शी नीति है उसका लाभ तो मिलेगा। और आज गांव के किसानों को पैसा भी, जिस दिन धान बेच रहे थे लगभग उसी दिन या 1-2 दिन के अंदर में उनके खातों में पैसा आ जा रहा था।
तो प्रदेश का किसान भी खुशहाल हुआ है और इसका परिणाम ये हुआ है कि बाजार में भी पूंजी आई है, पैसा आया है। आज जब पूरा देश महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है और मंदी की मौज से गुजर रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य के रूप में उभर रहा है। न सिर्फ गांव खुश है बल्कि व्यापारी भी खुश है। आज के पहले तक होता यह था कि शहरों से पैसा गांव जाता था, लेकिन अब इसके विपरीत आप देखेंगे कि गांव से पैसा शहर में आ रहा है। और ये निश्चित तौर पर यही वास्तव में छत्तीसगढ़िया सरकार है, छत्तीसगढ़ की पहचान है और इसका श्रेय निश्चित तौर पर कांग्रेस को और उससे भी कहीं ज्यादा भूपेश बघेल जी को मिलना चाहिए। तो खुश होना स्वाभाविक भी है, ये तो जश्न का विषय है और हमारे नेता के द्वारा किए गए प्रयास हैं जो आज परिणाम स्वरूप दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसके लिए माननीय भूपेश बिल्कुल खुशी का मौका है, खुश होना चाहिए। लेकिन संदीप जी, आप विपक्ष में हैं और जाहिर है कि विपक्ष में हैं तो विरोध आप करेंगे ही, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर कोई उपलब्धि है, छत्तीसगढ़िया हैं, आप भी किसान हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ मिल रहा है, तो ये टिप्पणी क्यों कि ये पैसा राज्य सरकार नहीं केंद्र की सरकार देती है? नहीं, केंद्र की सरकार पैसा देती है तो केंद्र की सरकार देती है पैसा। समर्थन मूल्य में जो भी धान की खरीदी हो रही है उसका पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। अभी तो विधानसभा में जब पिछले बार प्रश्न पूछा गया कि पिछले 3 साल में आप ये बताइए कि धान खरीदी में राज्य ने कितना खर्चा किया और केंद्र से आपको कितना मिला, तब इन्होंने कहा था कि 52,000 करोड़ रुपये हमको 3 साल में केंद्र सरकार से मिला और हमने 11,000 करोड़ खर्चा किया। तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार का हिस्सा जो है उसके तुलना में 12-14% खर्च कर रहे हैं, बाकी तो केंद्र सरकार कर रही है। प्रश्न ये उठता है कि ये जो 1,10,000 मतलब 110 लाख टन धान की खरीदी की बात है, किसानों की संख्या बता रहे हैं 25 लाख हो गया, ये हो गया। इनको ये भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 58 लाख एकड़ जमीन में, अंतिम समय जब हमारा सरकार के समय में 58 लाख एकड़ जमीन का किसानों ने पंजीयन कराया था। अभी जो पंजीयन है वो लगभग 74 लाख एकड़ जमीन का है, 16 लाख एकड़ जमीन बढ़ा है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ धान का रकबा बढ़ रहा है, धान का रकबा बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। सरकार जब भी नीति जुलाई महीने बनाती है तो ये कोशिश करती है कि धान का रकबा मत बढ़े, धान का रकबा मत बढ़े, लेकिन सरकार की नीति के बावजूद भी किसान धान ज्यादा बो रहे हैं। इसके चक्कर में गन्ना की खेती हमारी कम हो गई, इसके चक्कर में हमारे जितने भी मोटे अनाज की खेती यहाँ प्रदेश में होती थी वो बंद हो गई। सोयाबीन तो लगभग जो कैश क्रॉप है प्रदेश में बंद हो गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि 16 लाख एकड़ जमीन जो अतिरिक्त धान जो नई खेती हो रही है, अगर कहीं सरकार उसमें 1.5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदे तो 16 लाख 24 लाख टन। तो हमने जो है 2016-17 में जो हमारी धान की खरीदी 2015-16 में हमने अधिकतम 82 लाख टन 83 लाख टन धान जो खरीदा था, उसके तुलना में जमीन ज्यादा बढ़ा है तो धान ज्यादा हो जाएगा। नुकसान ये हो रहा है कि यहाँ पर इस सरकार के आने के बाद में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन जो है नहीं बढ़ रहा है, जमीन बढ़ गई, आपकी उत्पादकता नहीं बढ़ी है। आपके ज्यादा 74 लाख एकड़ जमीन होने के कारण उत्पादन बढ़ गया, लेकिन तमाम तरह के बीज आज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं गुणवत्ता वाले, तमाम तरह की सुविधाएं खत्म हो गई है किसानों को। इसके कारण यह है कि जो उत्पादकता बढ़नी चाहिए पर क्विंटल वो नहीं बढ़ रही है। मैं आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में आई, उस समय सरकार अटल जी की सरकार ने जो धान खरीदी नीति शुरू की थी, तो उस समय की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मैक्सिमम 18 लाख टन धान खरीदा था यहाँ, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद वो 18 लाख टन बढ़ करके 82 लाख टन चला गया। तो 18 से करके गुणा करेंगे तो लगभग 5 गुना टोटल हमने ज्यादा धान खरीदा। अभी तो ये जो है 82 लाख टन से ले दे करके कहाँ गए हैं, मुश्किल से 110 में गए हैं, और उसके अगेंस्ट हमारी रकबा कितना बढ़ गया है, मतलब दूसरे फसल का। चलिए, ये एक बड़ा दुष्चक्र है, बिल्कुल मैं इसको समझना चाहूंगा। चंद्रशेखर जी, जो बात अभी संदीप जी ने कही, ये सरकार की भी चिंता का विषय है और तभी फसल चक्र परिवर्तन की बात भी की जाती। धान किसान की आमदनी बढ़ाने का जरिया बनने के बजाय वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर आप खुद किसान हैं, आप जानते हैं बेमेतरा के इलाके में जो है दलहन की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, आज दलहन की खेती प्रभावित हुई है। जैसे जैसे रकबा बढ़ रहा है, 2 चिंताएं बढ़ रही हैं। एक तो वो दूसरी फसलों को प्रभावित कर रहा है, दूसरे जैसा कि आप खुद भी जानते हैं कि 1 किलो धान उपजाने के लिए हमें सैकड़ों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो वो जो पानी है वो ग्राउंड वाटर लेवल को भी धीरे धीरे कम करता जा रहा है। तो इस जाल से निकलें कैसे? जी देखिए भैया जी, माननीय संदीप भैया ने जो 2 बातें बोली जी, वो 2 तरफा बातें बोली। एक तो उन्होंने उत्पादन बढ़ने के लिए अपने आप को श्रेय देने की कोशिश की, दूसरी ओर यह भी कहा कि किन कारणों से उत्पादन बढ़ा है उसके लिए इन्होंने दोष भी थोप दिया। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। एक तो
इन्होंने आंकड़ों की झूठी बाजीगरी दिखाई। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी भी 58 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान नहीं बिका था। दूसरा, मात्र 12 साढ़े 12 लाख किसान पंजीकृत होते थे, 14 लाख, जिसमें ले दे के 12 लाख लोग धान बेचते थे। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि गन्ना के किसान, सोयाबीन के किसान, फिर इसके लिए कालांतर में पीछे जाना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार में इन सभी चीजों का एमएसपी मूल्य बड़ा अच्छा हुआ करता था। आज किसान या कोई भी व्यापारी वही व्यापार करेगा, वही कार्य करेगा जिसमें उसको अर्निंग हुई, क्योंकि उसको अपना परिवार भी चलाना, एक अच्छा जीवन भी जीना है। आप एमएसपी दे नहीं पा रहे हो गन्ना की, आज तक आप एमएसपी का कानून नहीं बना पाए, तो आप क्यों उम्मीद करते हो कि किसान आपके कहने से कम दाम में मेहनत करके गन्ना उगाए, सोयाबीन उगाए और जिसको औने पौने में बेच दे। दूसरी ओर सरकार के पास, केंद्र के पास खरीदी की कोई नीति नहीं है जी। एक मात्र 2-4 राज्य होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ एक राज्य है जहां धान के खरीदी की स्पष्ट नीति है, जिसकी वजह से हमारे द्वारा धान बेचा जा रहा है और हमारे धान से ही पीडीएस और भारतीय सेना को मिलता है। तो निश्चित तौर पर ये जो चावल का वो हो रहा है। और एक बात उन्होंने बहुत सफाई से झूठ बोली कि केंद्र सरकार पैसा देती है। मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, पैसा देती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनके गारंटी में पैसा मिलता है, बदले में वो पैसा हम उधारी चुकते हैं चावल दे के। चावल लेने वाली एजेंसी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देती, हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधारी में पैसा देता है, उसके बदले में हम चावल देते। चलिए इसका जवाब दीजिए संदीप जी, आप पर आरोप है कि सीधे सीधे आप झूठ बोल रहे हैं, सीधे सीधे बदले में चावल ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, खैर सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने जो है 2015-16 में 82.5 लाख टन। एक मिनट रुक जाइए, आप बीच में मत बोलिए। मैं इसकी चुनौती देता हूं, चाहे जिस भी एजेंसी में जांच कर ले, चाहे अपने रिकॉर्ड इनके पास अधिकारी पूछ ले। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, सन 2018-19 में जब इनकी सरकार आई, उस समय हमने आधा धान खरीद लिया था, बाकी आधा धान इनकी सरकार आने के बाद खरीदा। उस समय इनका रिकॉर्ड पहुंचा 84 लाख टन। और मैं आपको बता रहा हूं अभय जी, उस समय इन्होंने पत्रकारों में, समाचार पत्रों में छपा कि हमारी सरकार ने आते ही पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो इसलिए टूटा कि 2015-16 में हमारा 82 लाख टन था, 2016-17 में हम थोड़ा नीचे चले गए 80 लाख टन में, 17-18 में हम फिर 81 लाख टन में आए। तो हमने अनेकों बार 73 लाख, 74 लाख, 78 लाख, इनको जो बोलने बोले, झूठ बोलने बोले, लेकिन ये रिकॉर्ड है, कभी झूठ बोलता नहीं है। अब अगली बात, पैसे की बात कर रहे हैं। अगर के रिजर्व बैंक से जो पैसा मिलता है उसके गारंटर केंद्र सरकार होती है, और जब केंद्र सरकार बोलती है कि हाँ हम इतना इनका जो है चावल खरीदेंगे, उसका जब ऑर्डर जारी करती तब इनकी हिम्मत शुरू होती कि हम धान खरीदी करें। अगर कि इनको लगता है कि केंद्र सरकार जो है कोई धान नहीं खरीदती या इनको उसका कोई, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, तो बार बार मोदी की माला क्यों जपते हैं भैया? इनको ये बात को बताना चाहिए। लेकिन मोदी जी हैं जिनके कारण मोदी जी की माला जपते हैं। चंद्रशेखर जी जवाब देंगे, चंद्रशेखर जी जवाब देंगे। बिल्कुल, आपका जो आरोप है जी, बिल्कुल नहीं, वापस आऊंगा ना आपके पास, दोबारा आऊंगा आपके जवाब, आप ही के सवाल का आप ही के। जी जी जी, मैं और बता रहा हूं आपको, सोयाबीन की बात कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूं, मनमोहन सिंह की सरकार के समय अंतिम सोयाबीन का समर्थन मूल्य जो है 2800 रुपया था। अभी सोयाबीन मार्केट में 7000 से ऊपर बिक रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, सोयाबीन का मार्केट तो कहां से कहां पहुंच गया। मतलब मैं बोलता हूं सोयाबीन जो है अपने आप में समर्थन मूल्य का मोहताज नहीं है। ये हमारी सरकार आने के बाद हुआ, वरना इनकी सरकार में सोयाबीन की कोई लेवाली नहीं थी। देखिए, ये डिमांड बढ़ी है, उसका प्रचलन बढ़ा है, इसका जो है सरकार को जाता है या मार्केट को जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर जी से जवाब लेते हैं। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब लेते हैं चंद्रशेखर जी। जी, मैंने फिर कहा, आंकड़ों की झूठी बाजीगरी दिखाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, जो कभी 58 लाख से ऊपर धान नहीं बेच पाए। भैया ने एक बात कही 2018 में 84 लाख की। मैं आपको बता दूं, चुनाव के बाद लोगों ने धान बेचना बंद कर दिया था, इस लालसा और आशा में कि हमारा कर्ज भी माफ होगा और हमको 25 रुपये समर्थन मूल्य मिलेगा। शायद ये बात संदीप भैया भूल गए, और निश्चित तौर पर भूलेंगे क्योंकि अपनी पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। लेकिन आपने सोयाबीन की बात की, ठीक है, एक चीज का समर्थन मूल्य तो ज्यादा है, लेकिन गन्ने की कीमत क्या है? आज जब पूरे देश में 290 मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में 350 रुपए मिल रहा है। आज लोग गन्ना उत्पादन करने वाले, सिर्फ छत्तीसगढ़ में गन्ने की उत्पादन बढ़ी है। इसी प्रकार अन्य सभी जिन्स में एमएसपी, आपने आज तक वो झूठ जो आपने किसानों को दूध पिला के धरना तोड़वाया था, वो झूठ आज भी कायम है। आप एमएसपी की घोषणा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोग कैश क्राफ्टिंग की ओर जा रहे हैं, धान में उनको फायदा नजर आता है।
एक और बात इन्होंने कही कि रिजर्व बैंक को गारंटी देते, यदि आप रिजर्व बैंक गारंटी देते तो कोई एहसान नहीं करते। हमारे कोयले में, हमारे बिजली में, हमारे पानी में, हमारे बॉक्साइट में, हमारे लोहे में पलने, आप संघीय व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स और सबसे ज्यादा पैसा कोई देश देता है तो छत्तीसगढ़ देता है। हमारे कोयले से, हमारे बिजली से आपकी सरकारें चल रही हैं, ये पूरा देश। आप बंद कर दिए संघीय व्यवस्था, कल से हम कोयला भेजना बंद कर देंगे, त्राहिमाम मच जाएगा, आप लोग सड़कों में आ जाएंगे। आप बात ये करते हैं हमारे पैसे राज्य की, और केंद्र आप का झगड़ा, लोहे राज्य की क्या बात कर देता रहे है, हैं, केंद्र हमारे क्या लोहे देता से, है? हमारे बिजली राज्य से, क्या हमारे देता है, केंद्र चल रहा क्या देता है? आप संघीय जी, व्यवस्था की बिल्कुल। तोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे एहसानों में चलिए देश चल रहा है। संदीप जी, मैं और समझता हमारे हूं, पैसे को जैसे आप रोक के जैसे रखे हैं। चुनाव आ रहा है, निश्चित तौर पर एक कड़वा अनुभव आपका भी रहा है। बोनस के पैसे को लेकर जो है जनता किस तरह से बिदकी थी, ये अभी बहुत अतीत की बात हुई नहीं। मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण मसला उठाना चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों ही किसान हैं, इसलिए आप इस बात को समझेंगे भी, और सीधा सवाल भी आपसे पूछूंगा मैं। 1970 में धान का समर्थन मूल्य था मात्र 51 रुपए, सोना उस समय 104 रुपए, ये आंकड़े हैं, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सोना 104 रुपए तोला था। 1970 से 2019 के बीच धान का समर्थन मूल्य 36 गुना बढ़ा। इस बीच में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, सरकारी राजस्व, वो 50 गुना बढ़ा, और सरकारी कर्मचारियों का वेतन 350 गुना तक बढ़ गया। अब सवाल उठता है कि किसान होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि किसानों को जो वाजिब दाम मिलना चाहिए वो अब भी नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा। जी। धान का समर्थन मूल्य की सबसे पहले घोषणा 1968 में शुरू हुई है, जी। लेकिन 2070 में धान का समर्थन मूल्य 90 रुपये से 95 रुपये के आसपास था, कंफर्म हुआ इस बारे में। तब सोना जो है 200 रुपये तोला था। 2 क्विंटल धान बेचने पर 1 तोला सोना आ जाता था 2070 में। एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा इसमें मैं आपको बता रहा हूं, कहीं इसको भी आप सुधार सकते हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए, 2000 मतलब 70 रुपया से धान की कीमत को बढ़ करके 290 रुपये आने में, मतलब 1998 तक आकर के इस 28 साल में धान का समर्थन मूल्य जो है 100 रुपया से 290 रुपया में आया। केच मतलब एक क्या कहना चाहिए, एकदम केचुआ की गति से चला। 4 रुपया 5 रुपया बढ़ता था। 28 साल लगे धान के समर्थन मूल्य में 3 गुना होने में। अब 290 रुपया से आज धान का समर्थन मूल्य लगभग 2100 रुपया हो गया। ये 7 गुना। इस पिछले 24 साल में धान का समर्थन मूल्य जो है 24 गुना 7 गुना बढ़ा। तो शुरुआत का समर्थन मूल्य जारी होने का शुरुआत का 28 साल और ये बाद का जो 24 साल है, इसमें जो धान के रेट बढ़ने का जो रफ्तार है वो जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 24 साल में पहले 28 साल की तुलना में जो है दुगने रफ्तार से बढ़ी। इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है अटल जी का। जब 1998 में सरकार आई तो जो 5 रुपया 4 रुपया बढ़ाने के जो प्रक्रिया उसको उन्होंने पहली बार ब्रेक किया और 40 रुपया समर्थन मूल्य अटल जी ने बढ़ाया। तो पिछला जो 24 साल है वो थोड़ा सा ठीक रहा। मैं हालांकि उसमें अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। ये जिस तरह से आप बात बता रहे हैं कि सोना का मूल्य और ये और सरकारी कर्मचारियों के वेतन, इसमें बहुत अंतर है। निश्चित रूप से धान का समर्थन मूल्य आज जो है जहां पर है उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन पूर्ववर्ती जो सरकार और खास करके शुरुआत के जो 1970 से लेकर 1998 तक किसानों के संग दुर्दशा हुई। मैं आपको बता रहा हूं 1950 में कहावत हुआ करती थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भीख निदान। लड़के की शादी करने के समय या लड़की की शादी करने के समय लोग देखते थे कितना एकड़ जमीन है। संदीप उसका जी, एक बहुत मौजूद सवाल आपसे, एक बहुत मौजूद सवाल। देखिए, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, बीजेपी हमेशा ये कहती रही स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसे लागू नहीं किया गया। अब तो आपकी सरकार है देश में, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने में बाधा क्या है? 2004 के बाद जब मनमोहन सिंह सरकार ने धान के समर्थन मूल्य कैसा उसके गठन करने के लिए स्वामीनाथन कमेटी गठन किया, 2006 में उनकी रिपोर्ट आ गई। 2014 तक इस पूरी रिपोर्ट को माननीय सोनिया गांधी जो है नीचे अपने टेबल में दबा के रखे रही, क्योंकि सोनिया गांधी जो है सुपर प्रधानमंत्री थी, इसमें कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी की सरकार ने आने के बाद तुरंत जो है इस पर काम करना शुरू किया। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के आधार पर धान के समर्थन मूल्य तमाम चीजों के मूल्य जो है, जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य पर 50% जोड़ करके इनके समर्थन मूल्य तय किए। स्वामीनाथन कमेटी किसानों की शिकायत आज भी संदीप जी, बिल्कुल चंद्रशेखर जी आपके पास दोबारा चंद्रशेखर जी, किसानों की शिकायत अब भी दूर नहीं हुई। किसानों का कहना है कि एक किसान जो श्रम करता है उसका पारिश्रमिक भी उसकी लागत में जोड़ा जाए, वो आज भी नहीं जोड़ा जाता। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने आने के बाद किसानों के हित में जो फैसले लिए वो पर्याप्त हैं? नहीं, देखिए अभय किशोर जी, ये बात तो सर्वविदित है कि माननीय मोदी जी की सरकार किसान विरोधी सरकार है, व्यापारियों की सरकार है और ये किसानों की शोषक सरकार है। इस बात को तो देश का एक एक किसान जानता है। इन्होंने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। 2022 को बीते आज 1 महीना से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन
किसान की आय दुगनी तो नहीं, बल्कि बाकी खर्चे पेस्टिसाइड से लेके, परिवहन से लेके, डीजल से लेके सारे खर्चे दुगने हो गए। डीजल की कीमत बढ़ गई, पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ गई, मजदूरी की कीमत बढ़ गई, लेकिन किसान की आय नहीं बढ़ी। ये सत्य है। इन्होंने कहा था हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, वह नहीं लागू हुआ। लगातार झूठ। पूरे देश में कहीं की धान की सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य दिया रहा है तो छत्तीसगढ़ दे रहे हैं, वो भी अपने संसाधनों से। भारतीय जनता पार्टी एमएसपी की घोषणा नहीं कर पाई, किसानों के साथ उन्होंने भेदभाव किया। इन्होंने एक चीज और कही एमएसपी को लेके, एक मात्र मनमोहन सिंह सरकार थी जिसने धान की कीमत 400 से 1400 किया था अपने शासनकाल में। 400 से 1400। 2004 में 450 रुपए समथिंग कुछ था और जाते समय 1390 रुपए था। तो लगभग 1000 से ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा बढ़ोतरी किसी ने की तो मनमोहन सिंह सरकार, सोनिया गांधी की सरकार ने की। तो ये बात को स्वीकार नहीं करते। इन्होंने लगातार किसानों को कुठाराघात किया, उल्टे किसानों की जमीन को औने पौने में व्यापारियों को बेचने के नाम पे यही काम किया इन्होंने। और ये चाहते थे कि किसानी छूटे। जो 3 किसान काले कानून लाया था इन्होंने किसानों के बारे में, वो कुल मिला के किसानी खत्म करके व्यापारियों को बेचने, ये पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। चाहे खनिज संसाधन हो, चाहे देश के नवरत्न कंपनियां हो, चाहे किसानों की जमीन हो, इनकी कुदृष्टि लगी थी। ये नहीं चाहते थे कि खाद्यान्न कोई और पैदा करे। ये जो मंडी एक्ट लाए थे उन्होंने, किसान काले कानून लाए थे, ये सब उसी का उद्देश्य था। ये तो कांग्रेस का संघर्ष था, किसानों का संघर्ष था। जो वादे इनके पूरे नहीं हो पाए, श्रेय कांग्रेस पूरे नहीं हो पाए। और इन्होंने जो समय जी, झूठ बोला था एमएसपी को लगे, वो झूठ आज भी खड़ा है। चलिए संदीप जी से स्वामीनाथन जवाब आयोग देते का हैं। संदीप आज जी, भी पालन संदीप जी, नहीं हुआ आज है। भी फिर और वही वास्तव बात में है। किसानों को हक नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए, उनके परिश्रम देश का का भी किसान, होना देश का चाहिए। किसान और इस आज चीज भी के नाराज लिए दिखाई एक देता है। मात्र आपने खुद कांग्रेस काम कर जी रही है, बिल्कुल, यही छत्तीसगढ़ मॉडल देश में लागू हो रहा है। चलिए देखिए, मैं छत्तीसगढ़ आपको मॉडल अपने- या गुजरात आज भी मॉडल। यूपी में संदीप जी, 800 जो 900 परेशानी धान आपने बिक रहा देखा है, है। देश की राजधानी में किसान साल भर तक सड़क पर धरना दिए बैठा रहा। अगर सरकार ने किसानों के हित में इतने फैसले लिए थे, किसानों की नाराजगी क्यों थी? आप जवाब देना चाहते थे जी? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जी। 2014 में डीएपी का रेट जो है 31350 रुपया था। और अब 25 एक मिनट सुनिए, आज भी डीएपी जो है 1350 रुपया है। अभी भी मैं आपको जहां से बोलेंगे दिला दूंगा मैं। यूरिया, अब अगर कालाबाजारी ये नहीं करा रहे होंगे ना तो गवर्नमेंट का रेट यही है। यूरिया 267 रुपया बोरी था, आज भी 267 रुपया बोरी है। धान जो है 1350 रुपया था, वो बढ़ करके आज हो गया 2050 रुपया। धान के समर्थन मूल्य में 54% की बढ़ोतरी हो गई, जबकि डीएपी और ये बराबर है। और जो कीटनाशक दवा से लेकर के तमाम तरह की जो निंदानाशक दवाइयां हैं, जो 8800 रुपये लीटर तक मिला करती थी 2014 में, वो हमारे जीएसटी लागू करने के बाद आप पता कर लीजिए, निंदानाशक की जो दवाई जिसका सबसे बड़ा नाम है नोमिनो गोल्ड, वो आज आ करके 2200 रुपये लीटर हो गया है। और ये किस तरह की बात करते हैं मुझको समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि डीजल के रेट 2013 की तुलना में बढ़े हैं और थोड़ा सा मजदूरी बढ़ा, इससे मेरे को इनकार नहीं थोड़ा सा है। नहीं, लेकिन उसकी मजदूरी तुलना जोड़ा तो दुगने से ज्यादा हो गया। तो 1.5 बढ़ गया धान का समर्थन मूल्य, नहीं बढ़ा है। नहीं आपको, अरे भाई 1350 से अगर कि 2050 हो गया तो आपको क्या समझ में लागत, आएगा? आप संतुष्ट हो उस लागत से? अब तो भाई आपको खाद का दाम स्थिर है, आप उस लागत से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, मैं आज भी उससे संतुष्ट हूं, लेकिन फिर भी अगर कि आप तुलना करेंगे तो खाद के दाम को पिछले 8 साल तक एक जगह स्थिर रखना, ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी की बहादुरी का काम है। और किसानों को मैं बता रहा हूं, ये सरकार जो है छत्तीसगढ़ की, यही जो डीएपी है 1350 रुपया, ये कालाबाजारी करके 1900 रुपए दिलवा रहे हैं। यही लोग यूरिया को 800 चलिए, आरोप सीधा कांग्रेस की सरकार पर, लूटने वाली सरकार है कांग्रेस की सरकार पर सीधा आरोप। चंद्रशेखर जी जवाब देंगे। चंद्रशेखर शुक्ला जी। छत्तीसगढ़ सरकार का जो गोधन्या योजना, गोबर योजना है, गोबर खातु योजना है, आज उसकी वजह से हमारी यूरिया और डीएपी में निर्भरता खत्म हुई है। आप जाके देखिए, यूरिया और डीएपी की लाइन में लग के एमपी और यूपी में लोग मर रहे हैं, और वही लोग मजबूरी में एमएसपी नहीं होने 800, 700, 1100 रुपए में धान भी बेच रहे हैं। वहां एमएसपी लागू नहीं है, वहां धान खरीदी का केंद्र नहीं है, वहां ना गेहूं बिकता है ना धान बिकता है। यूरिया डीएपी के लिए लाइन में लग के एमपी में लाठीचार्ज हुआ, 2 किसान मर गए। यूपी में वही हाल है, कम्बोखर पूरे देश में वही हाल है, ना ये यूरिया दे पा रहे हैं ना डीएपी। और आपको मैं बताऊं, इनका झूठ, इन्होंने डीएपी और यूरिया की कीमत बढ़ा दिया था 50% से ज्यादा, लेकिन उसमें कांग्रेस का दबाव था जो मजबूरी में इनको रेट में आया। और बाद में इनपुट सब्सिडी, एक नया शब्द इनपुट सब्सिडी, और वो कह के सब्सिडी के नाम से उसको दे रहे हैं, लेकिन उसका लॉस टैक्स पेयर जनता को जो हो रहा है। जी बिल्कुल, ये इनकी लूट का नतीजा है। और ये लिक्विड यूरिया और लिक्विड दुनिया भर का क्या क्या लेके आ रहे हैं। मैं बता, चलिए जवाब देखिए, संदीप मैं जी। आपको बता रहा संदीप हूं, जी, ये गाय गोबर और तमाम तरह की जो बात कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी खाद छत्तीसगढ़ में इन्होंने यूरिया और सब डीएपी सप्लाई भी बंद किया। शेखर जी, ये कौन सा तरीका, ये अच्छा आदत जी, नहीं जी, है। बोलिए। जरा सा, जब मेरी बारी है मुझको देखिए, आप ये जो बता रहे हैं इतना गाय गोबर जो कर रहे हैं, सब गुड़ गोबर करके रख दिए हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ
मतलब 2018 में 18-19 में जो हमारे प्रदेश में खाद की जो डिमांड थी डीएपी, यूरिया और पोटास मिला करके वो 8 लाख टन थी। आज वो बढ़ करके 13 लाख टन हो गई है। अभी ये बोल रहे हैं हमारी निर्भरता खत्म हो गई। ये छाती पीटते रहते हैं, हमने 3 लाख टन खाद बढ़ा करके इस बार मांगा है, हमने 4 लाख टन यूरिया इस बार बढ़ा करके मांगा है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, हाय मोदी करते। तुम्हारा तो सारा निर्भरता यूरिया और डीएपी पर बढ़ते जा रहा है। और कहां पर आपका गाय, कहां पर गोबर? आप तो मिट्टी को भर के जिसको 30 किलो बोल करके बेच रहे हो 16 किलो निकल रहा है, और जिसको आप कंपोस्ट खाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से परे हटकर भी अगर हम कहें चलिए लूट लिया ये लूटने वाली सरकार है। ये इस तरह की बात करके लोगों को भरमाना बंद करे। भूपेश बघेल की सरकार, चंद्रशेखर जी सच्चाई क्या है? चंद्रशेखर जी सच्चाई क्या है? आप जो आप एक दूसरे पर परस्पर आरोपों के बीच में किसान ये जानना चाहता है, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा, चंद्रशेखर जी से जवाब लेते हैं। किसान ये जानना चाहता है क्या यूपी में करते भरी सभा में योगी जी बोलते कि इसको मैं यूपी में शिवराज मामा उस योजना को देखने आते हैं, वो इनकी नकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी। तो ये तो इनका वैचारिक दिवालियापन है। यदि योजना अच्छी नहीं होती तो योगी जी, मोदी जी, शिवराज कंस मामा क्यों आते देखने सब चीजों को? निश्चित तौर पर इसका परिणाम सुखद मिल रहा है जो ये है। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी खाद कम भेजा था, और एक बात जो इन्होंने कही कि जब रकबा बढ़ा है, किसान बढ़ा है तो स्वाभाविक है, लेकिन तो आपने आवश्यकता के समय उतना तो उपलब्ध कराया नहीं, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। जिस समय हमें आवश्यकता थी आपने उसका 50% भी नहीं भेजा, वो तो हमारा दबाव था। संदीप जी जवाब दीजिए, अगर किसानों को आवश्यकता थी उर्वरकों की, अगर किसानों को आवश्यकता थी, संदीप जी सरकार ने मदद क्यों नहीं की? आप किसानों के हितैषी बनते हैं, आपने उसे मदद क्यों नहीं की? संदीप जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, संदीप जी खांसी आएगा, खांसी धीरे धीरे पानी लीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई जी, आप भी खेती करते हैं, थोड़ा इनका गाय वाला जो खातू है ना, 1-10-5 डिसमिल में आप डाल के देखना। सुनिए ना, आप मोदी जी मांग रहे हैं, शिवराज मामा मांग रहे हैं, कंस मामा जी लेने आ रहे हैं। शेखर भाई ये तरीका नहीं है, थोड़ा सभ्यता जो चीज लागू है मोदी जी ने भरी सभा में घोषणा किया, यूपी जवाब देने दीजिए। मोदी जी को आप नकार रहे हैं। मोदी जी ने यूपी में भारी नहीं चंद्रशेखर जी जवाब देने देते हैं, जवाब देने संदीप जी को मौका देते हैं, संदीप जी को मौका देते हैं, अपनी बात रखने का मौका देते हैं। संदीप जी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी खेती करते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट डाल लीजिएगा। दूसरी बात ये जिस समय बोल रहे हैं हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, खाद नहीं, खुलेआम बाजार में 800 रुपए में यूरिया मिल रहा था, 1900 रुपए वहां पर डीएपी मिल रहा है। आप मोदी जी को नकार रहे हैं जो उन्होंने भरी सभा में कहा। क्या शेखर जी चिल्लाते रहते हो, मोदी जी को नकारने में चिल्लाते रहते हो, बेकार है कि नहीं? ये तरीका नहीं आपको डिबेट करने का, आप थोड़ा इस पर थोड़ा सीखिए। ये आप झूठ बोलेंगे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जनता देख भी रही है, सब सुन रही है, देख भी रही है। जनता से बड़ा कोई जज नहीं, जनता से बड़ा कोई जज नहीं, वो अभी बिल्कुल। संदीप जी संक्षेप में, समय की कमी है, अपनी बात संक्षेप में। सबसे लबरा कौन? भूपेश बघेल। मोदी जी चारों डबरा है, भूपेश बघेल लबरा है, छत्तीसगढ़ में चल रहे भैया। मोदी जी देखिए मुझे लगता है कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है हम मुद्दों से भटक रहे हैं। संदीप जी समय की कमी है, संक्षेप में अपनी बात कहें। नहीं मैंने आपसे कहा कि जो खाद की जो बात कर रहे हैं ना, वो खाद जो है इन्होंने ज्यादा मंगाया, और ये हमेशा आप पुरानी चिट्ठी देख लीजिए ना, हमने 3 लाख टन बढ़ा के मंगा, 4 लाख। फिर इनका गोबर का क्या हुआ? आप 4-4 लाख टन 5-5 लाख टन खाद ज्यादा मंगा रहे हैं। खाद की निर्भरता प्रदेश में बढ़ी है। इनका गोबर योजना पूरी तरह से फेल हो गई, मैं आपको बता रहा हूं। और जिसको ये बेच रहे हैं मिट्टी बना अगर आप खुद कह रहे हैं रकबा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, तो डिमांड भी बढ़ा है। उत्पादन नहीं बढ़ा है, बिल्कुल उत्पादन भी बढ़ा है, किसान भी बढ़ा, रकबा बढ़ा, ये दो ही बात कर रहे हैं। किसान धान में चला गया, वही बात कर रहे हैं। राहल का किसान धान में चला बात कर रहे हैं, अन्य फसल सोयाबीन वही बात कर रहे हैं। रकबा भी बढ़ा है, किसान भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है। 110 लाख मीट्रिक टन खरीदने जा रहे हैं। इनके शासनकाल में 58 लाख से ऊपर नहीं होता था। चलिए बिल्कुल ये बात राज्य की जनता भी देख रही है। आप दोनों की चर्चा जो है अहम मुद्दों पर है, चूंकि राज्य की जनता भी देख रही है। बिल्कुल ये उसे ही अपने विवेक से तय करने देते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर धान का उत्पादन हुआ है तो उसकी खरीदी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो किसान की मेहनत का पैसा है, उसमें उसने अपनी मेहनत
लगाई ही अपनी जमीन जिसको वो मां समझता है उससे उसने उत्पादन लिया। आप दोनों इस चर्चा में आए, मोदी जी इसके का लिए धन्यवाद, आपका तुम बहुत बहुत खरीद रहे थे। धन्यवाद। मोदी जी का नहीं, आप दोनों का धन्यवाद कि आप इस चर्चा में आए। मोदी जी का धन्यवाद। आज के डिबेट शो में हम चर्चा कर रहे थे धान की खरीदी को लेकर जो श्रेय की राजनीति चल रही है उस पर। चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, देश में राष्ट्रीय जो मंथन भी है उसका भी दौर शुरू हो गया है, तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे भी गर्म होते रहेंगे। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।